हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई एम नेहा राजवंशी और स्वागत है आप सबका हमारी आज के इस क्लास में। तो बच्चों, आज इस क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं हमारे कंपोजिशन पार्ट का एक और टॉपिक, जो कि है डिस्क्रिप्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट्स फॉर और अगेंस्ट टॉपिक। तो बच्चों, ये जो टॉपिक है आपका, ये भी आपका 4 मार्क्स के जो क्वेश्चंस आएंगे ना ऑप्शंस में, उसमें इंक्लूड है। आपके टॉपिक जो ना टोटल 4 टॉपिक हैं जो कि 4 मार्क्स में इंक्लूडेड हैं। कौन कौन से हैं एक बार वापस में आपको रिवाइज करवा देती हूँ। पहला है आपका एडवर्टाइजमेंट, यस, जो कि हम कर चुके हैं। अलग अलग तरह के एडवर्टाइजमेंट होते हैं, किस तरह से हमें लिखना है हमने डिस्कस कर लिया था। फॉर्मेट हमने देख लिया था, मैटर हमने डिस्कस कर लिया था। सेकंड है नोटिस। अगेन नोटिस भी कई तरह के होते हैं, हम डिस्कस कर चुके हैं। पैटर्न क्या चलेगा, फॉर्मेट क्या रहेगा, वो हम डिस्कस कर चुके हैं। थर्ड आता है आपका एक्सेप्टिंग और डिक्लाइनिंग द इनविटेशन। ओके, किसी ने आपको इनवाइट किया है तो आप उस इनविटेशन को स्वीकार कर रहे हो या अस्वीकार कर रहे हो, उसका रिप्लाई। और वो बच्चों दोनों ऑप्शन में आपको आना चाहिए, फॉर्मल भी और इनफॉर्मल भी, राइट। तो वो भी हम कर चुके हैं। फोर्थ टॉपिक जो हमारा इस ऑप्शन में आता है वो है ये, जहां हमें किसी टॉपिक पे आर्ग्यूमेंट करना है कि हम उस टॉपिक का समर्थन कर रहे हैं या हम उस टॉपिक का विरोध कर रहे हैं। तो बच्चों, जैसे आपके स्कूल्स में डिबेट होती है ना, तर्क वितर्क वाद विवाद, तो बिल्कुल वही काम आपको यहाँ पे करना है। तो ये 4 चीजें हैं बच्चों, और इनमें से कोई 2 टॉपिक आपके एग्जाम में आते हैं ऑप्शन में से, और इन दोनों में से कोई एक आपको करना है। क्लियर है? 4 टॉपिक हैं, 4 में से आपको एग्जाम में 2 मिलेंगे, ऑप्शंस में मिलेंगे, और उन 2 में से कोई एक आपको अपने एग्जाम में करना है। 3 टॉपिक हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। आज की इस क्लास में हम देखेंगे कि जब हम आर्ग्यूमेंट लिखते हैं किसी टॉपिक के, हम पक्ष की बात कर रहे हैं, विपक्ष की बात कर रहे हैं, तो वो हमें कैसे करनी है। ओके, तो बच्चों इसमें हमें क्या करना है, बिल्कुल डिबेट जैसा आप करते हो ना अपने स्कूल्स में, किसी भी टॉपिक पे वाद विवाद करते हो, बिल्कुल वही काम हमें इसमें करना है। कुछ एग्जांपल्स हम देखते हैं, आपको समझ में आएगा कि आपको कैसे एग्जाम में करना है। पर पहले हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। ओके, चलिए, फर्स्ट, डिबेट शुड बी बेस्ड ऑन फैक्ट। तो बच्चों, आप जो डिबेट कर रहे हो, ध्यान रखो आपकी जो डिबेट है वो तथ्यों पे आधारित होनी चाहिए। क्या मतलब इस बात का, मतलब आप जो भी अपनी डिबेट में लिख रहे हो ना, उसमें जो आप बातें लिख रहे हो वो प्रैक्टिकल हो, रियलिस्टिक हो, वास्तविकता से पे आधारित हो, फैक्ट पे आधारित हो। ऐसे नहीं कि जो एक्चुअल में होता ही नहीं, जो रियल में पॉसिबल ही नहीं है, आप उस बात पे डिबेट कर रहे हो। क्लियर? तो आप जो डिबेट कर रहे हो वो ऐसी हो जो कि फैक्ट पे आधारित हो। सेकंड, द क्वालिटी ऑफ आर्ग्यूमेंट शुड बी गुड। आप जो आर्ग्यूमेंट कर रहे हो उसकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। इसका मतलब है आपको अपने आर्ग्यूमेंट पे कोई बैड लैंग्वेज, कोई बैड वर्ड्स यूज नहीं करने हैं, बल्कि अच्छी लैंग्वेज में अच्छे शब्दों का यूज करते हुए आपको अपनी बात रखनी है। यानी कि जो क्वालिटी आपकी आर्ग्यूमेंट की, वाद विवाद की, वो अच्छी आपको मेंटेन करके चलनी है। नेक्स्ट, की पॉइंट शुड बी रिटर्न। आपको अपनी बात बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के बहुत लंबे वर्ड्स में नहीं लिखनी है, बल्कि आपको मेन जो पॉइंट्स हैं, जो आपकी बात को सही साबित करते हैं, जो की पॉइंट्स हमें कहते हैं, उन की पॉइंट्स को आपको लिखना है। ये नहीं कि आप एक पॉइंट को ही लंबा एलोबोरेट कर रहे हो, एक बात का या वर्णन करते जा रहे हो पूरे आर्ग्यूमेंट में। वो करने की बजाय जो आपके मेन पॉइंट्स हैं, जो आपके की पॉइंट्स हैं, वो कोशिश करो कि आप सारे उसमें इंक्लूड कर दो। ठीक है? नेक्स्ट, गिव प्रॉपर रीजंस टू सपोर्ट योर साइड। आपकी जो साइड है, यानी कि आप वाद विवाद का जो भी साइड आप उस समय लिख रहे हो, आप उसको सपोर्ट करने के लिए बिल्कुल प्रॉपर रीजन दो, प्रॉपर कारण दो कि इन सब कारणों से ये सही है और इसका ऑपोजिट गलत है, या इसमें ये अच्छा है और उसमें ये बुरा है। तो जो कारण है ना, वो प्रॉपर कारण आपको देने हैं कि क्यों आप उस चीज को सपोर्ट कर रहे हो, क्यों आप उसके पक्ष में बोल रहे हो। ओके, तो कारण प्रॉपर बताने हैं कि इन रीजन के चलते ये चीज ज्यादा अच्छी है, ये पक्ष आप अपना जो है वो इसलिए रख रहे हो।
नेक्स्ट है प्रेजेंट योर आइडियाज एंड इंफॉर्मेशन यूजिंग लॉजिकल रीजनिंग। आप अपने जो भी आइडियाज दे रहे हो, आप जो भी इंफॉर्मेशन उस टॉपिक से रिलेटेड दे रहे हो, वो आप ऐसी दो जिसमें आप लॉजिकल रीजनिंग यूज कर रहे हो, जिसमें बिल्कुल तार्किक बातें आप यूज कर रहे हो, ऐसी चीजें आपको उसमें लिखनी है। यानी कि अगर आप पक्ष में लिख रहे हो, बिल्कुल तार्किक बातें, बिल्कुल रीजन के साथ, कारण के साथ आपको बताना है कि यस ये हमारा साइड है, हम इसके पक्ष में हैं। आप विपक्ष में लिख रहे हो, बिल्कुल तार्किक तरीके से लिखना है कि इसमें ये बुराइयां हैं, इसलिए हम इसके विपक्ष में हैं, हम इसका विरोध कर रहे हैं। क्लियर? तो बेसिकली आपका आर्गुमेंट बच्चों ऐसा होना चाहिए, हम आर्गुमेंट करते क्यों हैं? दूसरे को हमारी बात से कन्विंस करने के लिए, दूसरे को हमारी बात से सहमत करने के लिए। तो कोई व्यक्ति आपकी बात से सहमत कब होगा? जब आप बिल्कुल लॉजिकल वे में कारण के साथ, पूरे सपोर्ट के साथ अपनी बात रखोगे। तो बस ये बात ध्यान में रखते हुए आपको अपना आर्गुमेंट लिखना है कि उसे हम इस तरीके से लिखें कि हम सामने वाले व्यक्ति को हमारी बात मानने पे मजबूर कर दें, वो भी हमारी बात से सहमत हो कि हाँ बिल्कुल ये रीजन है, ये बात सही है और ये इसका विरोध होना चाहिए या इसका हमें समर्थन करना चाहिए। क्लियर? तो बच्चों इन सब चीजों का आपको ध्यान रखना है और बहुत इजी से, बहुत जो कॉमन टॉपिक्स होते हैं ना वही आपके एग्जाम में आते हैं। कभी कोई ऐसा टॉपिक नहीं आएगा जहां आप लोग सोचो कि अरे ये क्या टॉपिक आ गया, मुझे तो इसके बारे में पता ही नहीं है, मैं इसके पक्ष और विपक्ष में कैसे लिखूं। बिल्कुल जो हमारे डेली के टॉपिक होते हैं या आपके जो स्कूल्स में डिबेट होती होंगी ना कई बार, तो उनमें जो टॉपिक आप लोगों ने, किसी ने कॉम्पिटिशन में पार्ट लिया है, कभी किसी ने डिबेट में पार्ट लिया है, तो जो टॉपिक्स कॉमनली हमारे स्कूल्स में यूज होते हैं, डिबेट कॉम्पिटिशन्स में यूज होते हैं, वैसे ही टॉपिक्स आते हैं बिल्कुल कॉमन से, जो आपने सुन रखे हैं कहीं ना कहीं, जिनके बारे में आप जानते हो, जिनके बारे में आप लिख सकते हो, ऐसे टॉपिक्स ही आपको मिलेंगे। ओके, तो टॉपिक आप पढ़िए, टॉपिक को समझिए अच्छे से और फिर उसके पक्ष में या विपक्ष में आपको जो एग्जाम में दिया गया है, आप उसके बारे में अपने विचार बताइए कि आप उसका सपोर्ट कर रहे हो, आप उसका विरोध कर रहे हो। क्लियर? तो हम यहाँ बच्चों अब कुछ एग्जाम्पल देखेंगे ताकि आपको एक परफेक्ट आइडिया मिल जाए किस तरीके से आपको आर्ग्यूमेंट करना है, किस तरीके से आपको अपने विचार प्रकट करने हैं। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन। Write what you want to say for or against the topic pocket money to children is necessary। तो बच्चों आपके एग्जाम में क्वेश्चन इसी फॉर्मेट में आएगा। आपको बताया गया है कि आप लोग लिखिए जो भी आप कहना चाहते हो इस टॉपिक के पक्ष और विपक्ष में। तो क्या है आपका टॉपिक? आपका टॉपिक है पॉकेट मनी टू चिल्ड्रन इज नेसेसरी। बच्चों को पॉकेट मनी मिलनी चाहिए। ओके, ये एक आपका टॉपिक है कि बच्चों को पॉकेट मनी मिलनी चाहिए। अब आप इस टॉपिक का समर्थन करते हो या आप इस टॉपिक का विरोध करते हो, आप इसके पक्ष में हो या विपक्ष में हो। अगर आप पक्ष में हो, आपको साबित करना पड़ेगा कि यस बच्चों के लिए पॉकेट मनी कितनी आवश्यक है। अगर आप इसका विरोध करते हो तो आपको बताना पड़ेगा कि बच्चों के लिए पॉकेट मनी क्यों गलत है, क्यों बच्चों को पॉकेट मनी नहीं मिलनी चाहिए। तो सबसे पहले आप अपने माइंड में सोचो, आप कौन सी बात ज्यादा कन्विंसिंगली कह सकते हो, आप कौन सी बात में आप विश्वास करते हो, बिकॉज जिसमें आप विश्वास करोगे वही बात आप साबित कर पाओगे। ओके, तो टॉपिक सबको समझ में आ गया। टॉपिक है कि बच्चों के लिए पॉकेट मनी आवश्यक है। राइट, ये हमारा डिबेट का टॉपिक है, हमारे आर्ग्यूमेंट का टॉपिक है। अब इस टॉपिक पे हम कैसे आर्ग्यूमेंट कर सकते हैं, एग्जाम्पल हम यहाँ देख रहे हैं, बट अगेन हम चाहे यहाँ 10 एग्जाम्पल देख ले, कोई आवश्यक नहीं है कि एग्जाम में इसी में से टॉपिक आएगा। एग्जाम में कोई भी टॉपिक आ सकता है बच्चों। तो आपको इस हिसाब से करना है कि आप जिस टॉपिक के बारे में अच्छे से जानते हो, उसके पक्ष विपक्ष में से आप जिसमें अच्छा लिख सकते हो, आपको उस तरीके से लिखना है। ओके, चलिए एग्जाम्पल हम एक बार देख लेते हैं। तो हमारा टॉपिक है पॉकेट मनी टू चिल्ड्रन इज नेसेसरी। बच्चों को पॉकेट मनी की आवश्यकता है, आवश्यक चीज है बच्चों के लिए पॉकेट मनी। तो पहले हम देखते हैं कि हम इसके पक्ष में कैसे लिख सकते हैं। तो आप पक्ष में जब लिखोगे हेडिंग लगाओगे फोर, यानी आप इस टॉपिक के पक्ष में लिख रहे हो। ओके, तो देखिए हम क्या लिखेंगे।
पॉकेट मनी टू चिल्ड्रन इज नेसेसरी। तो आप अब इस बात का समर्थन कर रहे हो और कह रहे हो कि बच्चों के लिए पॉकेट मनी सच में बहुत आवश्यक है। वी आर लिविंग इन द एज ऑफ डेमोक्रेसी एंड इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी। तो बच्चों हमने पढ़ा था ना कि आपको लॉजिकल वे में आगे बढ़ना है, बिल्कुल तार्किक तरीके से आपको अपनी बातें बतानी है। तो आपने ये तो कह दिया बच्चों के लिए पॉकेट मनी जरूरी है, क्यों जरूरी है, क्या उससे लाभ होगा, ये अब आपको प्रूव करना है। तो आप लिख रहे हो कि आज हम एक ऐसे समय में रह रहे हैं जो कि डेमोक्रेसी लोकतंत्र का समय है और इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी आर्थिक समर्थता या आर्थिक संपन्नता का समय है। चिल्ड्रन शुड हैव फाइनेंशियल फ्रीडम, और इसीलिए आज के समय में बच्चों को भी आर्थिक आजादी मिलनी चाहिए। अब बच्चों को आर्थिक आजादी क्यों मिलनी चाहिए? तो अगेन आप अपनी इस बात को सपोर्ट करते हुए लिख रहे हो दे हैव टू फुलफिल देयर पर्सनल नीड्स, क्योंकि बच्चों की भी अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताएं होती हैं, तो उन्हें अपनी व्यक्तिगत आवश्यकताएं पूरी करनी होती है और इसीलिए आवश्यक है कि उन्हें पॉकेट मनी दी जाए। Some children save money from their pocket money। हम एक और रीजन लिख रहे हैं कि अगर हम बच्चों को पॉकेट मनी देंगे तो उन्हें सेविंग की भी हैबिट पड़ेगी, उन्हें पता चलेगा कि हम कैसे सेविंग करें, हम बचत कैसे करें। तो बचत की जो आदत है वो भी कब बच्चों में डेवलप होगी, जब हम उन्हें पॉकेट मनी देंगे। सेविंग्स आर समटाइम्स इवन यूज्ड बाय पेरेंट्स इफ सडनली देयर इज इकोनॉमिक क्राइसिस इन द फैमिली। और जो बच्चों की सेविंग्स है उसे बड़े भी यूज कर सकते हैं। अगर कभी परिवार में कोई आर्थिक संकट आ गया तो ऐसे में बच्चों की जो सेविंग्स है वो परिवार के काम आएगी, बड़ों के काम आएगी। Thus पॉकेट मनी इज यूजफुल फॉर चिल्ड्रन। तो आपने अपने सारे रीजंस, अपने सारे तर्क दे दिए, लास्ट में आपको लिखना है 10 यानी इस प्रकार। तो इन सभी कारणों के चलते फाइनली ये बात आपने साबित कर दी कि बच्चों के लिए पॉकेट मनी सच में यूजफुल है, उपयोगी है। क्लियर? तो इस तरीके से आपने अपने विचार प्रकट करे कि आप इस पक्ष का समर्थन करते हो, आप इसके पक्ष में हो कि बच्चों के लिए पॉकेट मनी आवश्यक है। हमने क्या क्या कारण गिना दिए इसमें कि बच्चों को भी अपनी पर्सनल नीड्स चाहिए होती हैं, बिकॉज डेमोक्रेसी का समय है, हर किसी को आज़ादी चाहिए, बच्चों को भी आर्थिक आज़ादी चाहिए। सेकेंड आपने लिख दिया कि बच्चों को सेविंग्स की हैबिट पड़ेगी, वो सीखेंगे, वो मनी की वैल्यू समझेंगे और सीखेंगे कि रुपयों की बचत कितनी आवश्यक है और उनके द्वारा की गई सेविंग परिवार के ही काम आएगी अगर कभी परिवार पे संकट आ गया तो। ये रीजंस के साथ आपने अपनी बात कह दी और लास्ट में वापस आपने अपनी बात रिपीट कर दी कि इसीलिए हमारा कहना है बच्चों के लिए पॉकेट मनी बहुत यूजफुल होती है। क्लियर? आगे आपको समझ में? तो आप जब किस चीज का सपोर्ट करोगे आपको हेडिंग लगानी है 4 यानी पक्ष, और आप उस चीज का समर्थन क्यों कर रहे हो क्लियर वे में लॉजिकल तरीके से आपको अपनी बात बतानी है, रीजंस बताने पड़ेंगे, बिकॉज आपका जो आर्ग्यूमेंट है ऐसा होना चाहिए, अगेन मैं आपको रिपीट कर रही हूँ ये बात, कि वो आप दूसरे को कन्विंस कर पाओ, दूसरे से अपनी बात आप मनवा पाओ, वो व्यक्ति आपकी बात को माने कि हाँ बिल्कुल सही बात है, बिल्कुल सही रीजंस है। इस तरीके से हमें अपना आर्ग्यूमेंट पेश करना है, इस तरीके से हमें अपनी बात कहनी है। क्लियर? अब बच्चों इसी टॉपिक को हम अगेंस्ट में कैसे लिखेंगे? अगर आप इस टॉपिक का समर्थन नहीं करते, अगर आप इस बात के विरोध में हो, विपक्ष में हो कि बच्चों को पॉकेट मनी नहीं मिलनी चाहिए, तो आप क्या क्या लिख सकते हो, तो आपको किस तरीके से अपनी बात कहनी है, हम उसका भी एग्जाम्पल देख रहे हैं, ध्यान से आप लोग देखिए। पॉकेट मनी टू चिल्ड्रन इज नॉट नेसेसरी। तो यहाँ आप कह रहे हो बच्चों के लिए पॉकेट मनी की कोई आवश्यकता नहीं है। पुअर पेरेंट्स कांट अफोर्ड इट, और ऐसे पेरेंट्स जो कि गरीब हैं, जिनके परिवार में ज्यादा संपन्नता नहीं है, वो अपने बच्चों को पॉकेट मनी कैसे देंगे? वो बच्चों को पॉकेट मनी नहीं दे सकते। इट इज अ बर्डन फॉर मिडिल क्लास पेरेंट्स, और यहाँ तक कि जो मध्यम वर्गीय परिवार है वहां पे जो माता पिता हैं उनके ऊपर भी पॉकेट मनी अब एक बोझ बनता जा रहा है कि बच्चों को हर महीने कुछ रुपए देने हैं, ये एक एक्स्ट्रा बर्डन है उनके ऊपर। इट स्पॉइल्स द हैबिट्स ऑफ चिल्ड्रन। अब अगेन आपको रीजन देने पड़ेंगे ना कि क्यों पॉकेट मनी बुरी चीज है। तो पहला रीजन आपने दे दिया कि पेरेंट्स के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन पड़ता है, पेरेंट्स के ऊपर एक और आर्थिक बोझ पड़ता है कि उनको हर महीने बच्चों को पॉकेट मनी देनी है। नेक्स्ट आप कह रहे हो कि अगर बच्चों को हम हर महीने कुछ रुपए दे रहे हैं तो उनकी आदतें खराब
खराब होती हैं। बच्चों को लगता है कि ये तो हमारा पैसा है, हमें मिला है, हम जैसे चाहे वैसे यूज करें, राइट। तो उस पैसे से वो कुछ भी ला रहे हैं, बहुत सारी चॉकलेट्स एक साथ ले आए, चिप्स के पैकेट्स ले आए, तो उनकी जो आदतें हैं वो खराब होती हैं। दे मे बिकम डेलिक्वेंट, तो ऐसे में वो मतलब अपने माता पिता की बात ना सुने, अपने माता पिता की आज्ञा ना माने, जो अपने मन में हो वो करे, इस तरह से वो बन सकते हैं। देयर नीड्स में एक्सपेंड, और हो सकता है उनकी जो आवश्यकताएं हैं वो और बढ़ती जाए, और ज्यादा उनकी इच्छा हो कि हमारे पास ये भी हो, हम वो भी खरीद ले, ये चीज भी हमारे पास आ जाए, तो उनकी आवश्यकताएं लगातार एक्सपेंड होती जाए, बढ़ती जाए। When they have pocket money, their mind engages more in shopping and less in studies। एक और रीजन हम दे रहे हैं कि अगर बच्चों के पास पैसे आ जाएंगे पॉकेट मनी के रूप में, तो ऐसे में उनका जो माइंड है ना वो डाइवर्ट हो जाएगा। अब उनके माइंड में हर समय शॉपिंग की बातें चलेंगी, वो हर समय ये सोचेंगे कि इस महीने की पॉकेट मनी से मैं ये खरीद लेता हूँ, मैं ये चीज ले लूंगा, और वो पढ़ाई पे कम ध्यान दे पाएंगे, पढ़ाई से उनका ध्यान डाइवर्ट हो जाएगा। तो ये है हमारे सारे कारण, जिन कारणों की वजह से हमारा मानना है कि बच्चों के लिए पॉकेट मनी बिल्कुल भी आवश्यक चीज नहीं है। तो फाइनली हमने लिख दिया 10 इस प्रकार इट्स नॉट नेसेसरी, पॉकेट मनी की कोई आवश्यकता नहीं है। तो बच्चों आप जो भी आर्ग्यूमेंट लिख रहे हो, लास्ट में आपको ये लाइन लिखनी है 10 यानी इस प्रकार, इन सब कारणों के चलते हम फाइनली ये कंक्लूजन पे आए कि इस चीज की कोई भी आवश्यकता नहीं है। क्लियर? तो बच्चों अगेन आप पक्ष में लिख रहे हो या विपक्ष में लिख रहे हो, इस तरीके से लिखो कि आप उसमें प्रॉपर कारण बताओ कि अगर हम उसका समर्थन कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, हम उसका विरोध कर रहे हैं क्यों कर रहे हैं, वो चीज अच्छी है तो क्यों अच्छी है, बुरी है तो क्यों बुरी है। तभी आप अपनी बात कन्विंसिंग वे में कह पाओगे, तभी आप दूसरे व्यक्ति को भी अपनी बात से एग्री कर पाओगे। इस तरह से आपको अपना आर्ग्यूमेंट प्रेजेंट करना है। ओके तो बच्चों एग्जाम्पल हमने देखा इसीलिए ताकि आपको एक आइडिया मिले कि किस तरीके से आपको एग्जाम में ये टॉपिक अटेंड करना है। ओके और देखते हैं एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, राइट व्हाट यू वांट टू से फॉर और अगेंस्ट द टॉपिक मोबाइल्स आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स। ओके तो बच्चों अब हमारा टॉपिक है आर्ग्यूमेंट का, बच्चों के लिए स्पेशली विद्यार्थियों के लिए मोबाइल आवश्यक है, ये टॉपिक है। अब आप समझ लो, अपने माइंड में सोचो कि आपको क्या लगता है, आप इसके पक्ष में हो या विपक्ष में हो। मोबाइल्स बच्चों के लिए स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए क्या यूजफुल है? अगर आपको लगता है कि हाँ यूजफुल है, अगेन आपको रीजंस के साथ लिखना है, लॉजिकल वे में लिखना है, आपको प्रूव करना है कि कैसे यूजफुल है। अगर आपका कहना है कि नहीं बिल्कुल यूजफुल नहीं है, अगेन रीजंस के साथ एक कन्विंसिंग वे में प्रूव करते हुए लिखना है कि क्यों आपको लग रहा है कि क्यों वो यूजफुल नहीं है। क्लियर? चलिए हम देख लेते हैं हम कैसे लिखेंगे। हेडिंग है मोबाइल्स आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स। आप पक्ष में लिख रहे हो, आप इस टॉपिक का समर्थन करते हो, आपका कहना है कि हाँ मोबाइल विद्यार्थियों के लिए यूजफुल है। देखिए हम कैसे लिखेंगे, मोबाइल्स आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स, मोबाइल बच्चों के लिए विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हैं। मोबाइल्स ऑलवेज कीप स्टूडेंट्स इन टच विद द फैमिली एंड द स्कूल। अब हमें रीजन स्टार्ट करने हैं, कारण बताने हैं कि हम ये बात क्यों कह रहे हैं, हमें साबित करना है हमारी बात सही है। तो हम कह रहे हैं कि मोबाइल का पहला फायदा तो क्या है कि अगर विद्यार्थियों के पास मोबाइल है तो वो हमेशा अपने परिवार और अपने स्कूल से टच में रह सकते हैं। जब भी उनको आवश्यकता है वो अपने परिवार से या स्कूल में अपने टीचर से, फ्रेंड से वो बात कर सकते हैं। इफ ए स्टूडेंट मीट्स विथ एन एक्सीडेंट, इट्स इंफॉर्मेशन कैन इमीडिएटली बी कन्वेड टू द फैमिली एंड नेसेसरी टाइमली हेल्प कैन बी रेंडर्ड। तो बच्चों हम यहाँ एक एग्जांपल लेके दे रहे हैं कि सपोज अगर कभी किसी विद्यार्थी का एक्सीडेंट हो जाता है, कोई दुर्घटना उसके साथ हो जाती है, और ऐसे में अगर उसके पास मोबाइल है तो वो तुरंत इस दुर्घटना की खबर अपने परिवार को दे देगा और तुरंत जो भी आवश्यक कार्य है आगे करने का, जो भी कार्य उसकी मदद के लिए किया जाना है वो तुरंत हो जाएगा। ओके
मोबाइल्स हैव एजुकेटिव एंड एंटरटेनिंग वैल्यू टू। नेक्स्ट आपने पॉइंट यहाँ पे लिख दिया कि इसके अलावा मोबाइल की ये भी वैल्यू है कि मोबाइल एजुकेशन में भी बहुत हेल्प करता है आज के समय में, और यस एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए भी, मनोरंजन के लिए भी मोबाइल की बहुत ज़्यादा भूमिका है। सारे कारण आपने यहाँ पे काउंट करवा दिए। लास्ट में कंक्लूजन आपका 10 मोबाइल्स आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट। इस प्रकार हमारा मानना है, हमारा कहना है, मोबाइल विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। ओके क्लियर। तो अगेन टॉपिक चाहे जो भी हो, आपको इसी तरीके से कारण बताते हुए लॉजिकल वे में अपनी बात को साबित करते हुए आर्गुमेंट लिखना है, और लास्ट में आपको इस तरह से अपना कंक्लूजन, अपना निष्कर्ष इस तरह से लिखना है 10 के साथ। ओके तो ये तो हो गई पक्ष की बात। अब देखते हैं हम इसी टॉपिक के विपक्ष में कैसे लिख सकते हैं कि विद्यार्थियों के लिए मोबाइल बिल्कुल उपयोगी नहीं है। ये बात हम कैसे साबित करेंगे, देखिए मोबाइल्स आर नॉट यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स। तो यहाँ आपका कहना है कि मोबाइल विद्यार्थियों के लिए उपयोगी नहीं है। मोबाइल्स डिस्ट्रैक्ट द अटेंशन ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम स्टडीज। उपयोगी क्यों नहीं है आपको साबित करना है, कारण बताने हैं। पहला कारण, मोबाइल बच्चों का ध्यान डाइवर्ट करता है, बच्चों का ध्यान पढ़ाई से हटा देता है। यस ये तो एक ऐसी बात है जो आप लोग सब घर पे सुनते होंगे अपने पेरेंट्स के साथ कि मोबाइल, सच में अगर आप मोबाइल का मिसयूज करोगे तो पढ़ाई से ध्यान हट जाता है। गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान हैज प्रोहिबिटेड इट्स यूज इन क्लासरूम्स। और राजस्थान सरकार ने क्लासरूम में मोबाइल के यूज को रोक लगा रखी है इसके ऊपर। मोबाइल रिंग्स ड्यूरिंग टीचिंग कॉज प्रॉब्लम्स। अब आप सोचो, आप क्लासरूम में बैठे हो, आपको टीचर सामने पढ़ा रही हैं, क्लास में बच्चे बैठे हैं, ऐसे में किसी का मोबाइल बज रहा है। ओके तो ऐसे में कितनी ज्यादा प्रॉब्लम्स हो रही है टीचर को, बाकी बच्चों को भी। स्टूडेंट्स एंटरटेन मोर विथ दीज इक्विपमेंट्स। और हमारा ये मानना है कि इन सब चीजों से बच्चे केवल अपने मनोरंजन के लिए यूज करते हैं, पढ़ाई के लिए नहीं यूज करते, बल्कि मनोरंजन के लिए ज्यादा यूज करते हैं। मोबाइल्स में मेक चिल्ड्रन रिजॉर्ट टू क्राइम। और कई बार मोबाइल में बच्चे ऐसी चीज भी देखते हैं जिसकी वजह से वो फिर अपराध के रास्ते पे आगे बढ़ जाते हैं। These are unnecessary economic burden on parents। और साथ ही साथ माता पिता के ऊपर एक अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ जाता है जब उनको लगता है कि हमें भी अपने बच्चे को मोबाइल दिलाना पड़ेगा। तो कितना एक खर्चा बढ़ गया, एक आर्थिक बोझ बढ़ जाता है। सारे पॉइंट्स हमने काउंट करवा दिए, लिख दिए। लास्ट में हमारा कंक्लूजन 10 मोबाइल्स आर नॉट यूजफुल फॉर स्टूडेंट। इस प्रकार हमारा मानना है मोबाइल विद्यार्थियों के लिए बिल्कुल उपयोगी नहीं है। ओके तो बच्चों अगेन वही बात, हम चाहे पक्ष में लिख रहे हैं चाहे विपक्ष में लिख रहे हैं, हमारा आर्गुमेंट कन्विंसिंग होना चाहिए। हम सामने वाले व्यक्ति को हमारी बात मानने पे बाध्य कर दे। इस तरीके से लॉजिकल वे में तर्क के साथ कारण देकर हमें अपनी बात साबित करनी है, प्रूफ करनी है। आप 3-4 कारण काउंट करवा दो कि क्यों हम इसके पक्ष में बोल रहे हैं या क्यों हम इसके विपक्ष में बोल रहे हैं, और लास्ट में आपको अपना निष्कर्ष लिखना है, कंक्लूजन लिखना है। ओके क्लियर है सबको। एक और एग्जांपल बच्चों हम यहां देख रहे हैं, चलिए। राइट व्हाट यू वांट टू से फॉर और अगेंस्ट द टॉपिक कल्चरल एक्टिविटीज इन स्कूल आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स। कि जो विद्यालयों में होने वाली सांस्कृतिक गतिविधियां होती हैं वो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी हैं। ये आपका टॉपिक है। ओके टॉपिक को आप समझ लीजिए। हम सबके स्कूल में होती है ना, कल्चरल एक्टिविटीज होती हैं, एनुअल फंक्शंस होते हैं, तो ये सब जो एक्टिविटीज है क्या वो विद्यार्थियों के लिए यूजफुल है, ये आपका टॉपिक है। अगेन आप इसके पक्ष में हो या विपक्ष में हो, आपको अपने विचार यहाँ पे बताने हैं। क्लियर, टॉपिक सबको क्लियर है। चलिए देखते हैं हेडिंग कल्चरल एक्टिविटीज इन स्कूल्स आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट। हम पहले लिख रहे हैं फॉर यानी कि पक्ष में।
क्या हम लिख सकते हैं, कैसे हमें साबित कर सकते हैं कि सच में ये एक्टिविटीज यूजफुल होती हैं, हमें इस बात को प्रूव करना है, साबित करना है प्रॉपर लॉजिक्स, प्रॉपर रीजंस के साथ। चलिए देखते हैं। देयर इज नो डाउट दैट कल्चरल एक्टिविटीज इन स्कूल्स आर यूजफुल फॉर स्टूडेंट्स। हम कह रहे हैं इस बात में कोई शक नहीं है कि विद्यालयों में होने वाली जो कल्चरल एक्टिविटीज हैं, सांस्कृतिक गतिविधियां हैं, वो विद्यार्थियों के लिए उपयोगी है। These activities introduce various cultures to student। तो अब हमने एक कारण देने स्टार्ट कर दिए कि क्यों ये उपयोगी है। बिकॉज ये गतिविधियां विद्यार्थियों को अलग अलग संस्कृतियों से परिचित करवाती हैं। आप सबने भी देखा है ना, कभी आपके स्कूल में कोई डांस हो रहा है जिसमें कोई कश्मीरी सॉन्ग है, तो आप कश्मीरी ड्रेस पहन के वो डांस करते हो। किसी में आपने गुजराती ड्रेस पहनी है, किसी में पंजाब का भांगड़ा डांस हो रहा है, किसी में साउथ का भरतनाट्यम हो रहा है। तो ऐसे में हमें एक साथ अलग अलग संस्कृतियां देखने को मिलती हैं, अलग अलग संस्कृतियों की हमें जानकारी मिलती है। These activities contribute to the cultural knowledge of student। और साथ साथ विद्यार्थियों का ज्ञान बढ़ता है, सांस्कृतिक ज्ञान जो है वो विद्यार्थियों का बढ़ता है। They unite the student of different cultures। और ये जो गतिविधियां हैं ये अलग अलग संस्कृतियों से आए हुए बच्चों को आपस में जोड़ के रखती हैं, आपस में एक दूसरे से बांध के रखती हैं। They generate love and respect for the culture। और साथ ही बच्चों के मन में अपनी संस्कृति को लेकर प्यार और सम्मान की भावना जागृत होती है। They help in the all around development of student। और साथ ही साथ ये गतिविधियां इसलिए भी आवश्यक है कि बच्चे का संपूर्ण विकास होता है। अब अगर स्कूल में ये एक्टिविटीज नहीं होंगी, आपको सिर्फ और सिर्फ पढ़ाई करने को मिलेगा, तो ऐसे में क्या होगा, आप सिर्फ कहते हैं ना किताबी कीड़े बन के रह जाओगे। आपका संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास तभी हो पाएगा जब आप पढ़ाई भी कर रहे हो, खेल भी रहे हो, डांस भी कर रहे हो, कभी आपको सिंगिंग करने का मौका मिल रहा है। तो जब हम इन सारी गतिविधियों में पार्टिसिपेट करते हैं तभी एक स्टूडेंट का सर्वांगीण विकास हो पाता है। तो इन्हीं सब कारणों से हमारा मानना है कि कल्चरल एक्टिविटीज सच में बहुत यूजफुल है, बहुत हेल्पफुल है स्टूडेंट्स के लिए। ओके अब देखिए इसे टॉपिक के अगेंस्ट यानी विपक्ष में हम क्या लिख सकते हैं। I think cultural activities in schools are not useful for student। तो अब आप विपक्ष में लिख रहे हो तो आपको स्टार्ट करना है कि मेरा मानना है विद्यालय में होने वाली सांस्कृतिक गतिविधियों की कोई आवश्यकता नहीं है, वो बिल्कुल भी उपयोगी नहीं है। In the name of cultural activities, some vulgar dances are performed on eardrum breaking music। तो बच्चों आपको कारण देने हैं कि क्यों आप इन गतिविधियों का विरोध कर रहे हो। तो आप लिख सकते हो कि सांस्कृतिक गतिविधियों के नाम पे कई बार वल्गर डांस, असभ्य डांस जो है वो किए जाते हैं स्कूल में, और वो भी इतने तेज आवाज में कि कान फट जाएं, आपको बहरा बना दे, इतना तेज म्यूजिक बजा के असभ्य डांस किए जाते हैं। Indianness is missing from these and westernization is dominating in these। तो आपको लगता है कि ये जो एक्टिविटीज है इनमें भारतीयपन तो गायब होता जा रहा है, भारतीय संस्कृति तो इनमें से हटती जा रही है, और जो पश्चिमी संस्कृति है वो अपना प्रभुत्व बनाती जा रही है। यानी कि जो भी डांस होते हैं जनरली वो हम इंग्लिश सॉन्ग पे परफॉर्म कर रहे हैं, हम इंग्लिश सॉन्ग गा रहे हैं, हम वो संस्कृति फॉलो करने की कोशिश करते हैं, और जो एक भारतीय पन है वो कहीं खो गया है। और आजकल इन सभी फंक्शंस में जो पश्चिमी सभ्यता है वो अपना प्रभुत्व बना रही है। इंस्टेंट ऑफ कल्चरल एक्टिविटीज दीज हैव बिकम वल्चर एक्टिविटीज। तो आपको लग रहा है कि कल्चरल एक्टिविटीज का तो केवल नाम है, एक्चुअल में ये वल्चर एक्टिविटीज बनती जा रही हैं। Thus कल्चरल एक्टिविटीज इन स्कूल आर नॉट यूजफुल फॉर स्टूडेंट। और इसीलिए आपको लगता है कि विद्यालयों में सांस्कृतिक गतिविधियों का कोई महत्व नहीं है, कोई उपयोगिता नहीं है। ओके तो बच्चों इस तरह से आपको अपने एग्जाम में लिखने हैं आर्ग्यूमेंट। हमने कुछ एग्जाम्पल यहाँ डिस्कस करे हैं और ये एग्जाम्पल आपको बहुत हेल्प करने वाले हैं। आपको आइडिया मिल चुका है कि आपको कैसे लिखना है, किस वे में लिखना है, किन बातों का आपको ध्यान रखना है। अगेन बच्चों मैं आपको एक बार फिर से बता रही हूँ, आपकी ये शॉर्ट कंपोजिशन में 4 टॉपिक आएंगे। पहला आएगा आपका एडवर्टाइजमेंट, सेकंड है नोटिस, थर्ड है रिप्लाई ऑफ द इनविटेशन और फोर्थ है आर्ग्यूमेंट।
चार आपके टॉपिक गिवन है, इन चार में से कोई दो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, वो भी ऑप्शन में आएंगे। दो में से आपको करना एक है, आपको अटेम्प्ट एक करना है। तो इन चार में से कोई एक क्वेश्चन फाइनली आपको एग्जाम में करना है, बट वो एक कौन सा आएगा ये हम नहीं कह सकते, बिकॉज चारों में से कोई से भी दो आएंगे, राइट। दो का आपको ऑप्शन दिया जाएगा, दो में से एक आपको एग्जाम में अटेम्प्ट करना है। चारों टॉपिक हम यहाँ हमारे कंप्लीट कर चुके हैं, डिस्कस कर चुके हैं। 4 मार्क्स का आपका जो टॉपिक है शॉर्ट कंपोजिशन, ये आपका टोटल 4 मार्क्स का है। ओके, आई एम श्योर सारे टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हैं और आप लोग सब रेडी हैं 4 मार्क्स बहुत आराम से इस टॉपिक में स्कोर करने के लिए। ऑलराइट, ऑल द वेरी बेस्ट, थैंक यू।